जितने भी हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, दादा लोग, हमारे काका लोग, सभी को मेरे तरफ से जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखा शक्तिदा में एक कथा बोले कि पहला पीढ़िया गोली खेतो, दूसरा पीढ़िया संघर्ष करता और तीसरा पीढ़िया राज करता। हमने एक कथा सुन ले, दादा सर बहुत अच्छे से व्याख्या करल थे उनके बारे में, काहे कि उन्हीं के साथी रहल थे, उन्हीं शक्तिदा के बारे जानो हल थे, उन्हीं समय में आदमी लगते, इसलिए उन्हें अच्छे से उन्हीं के बारे में पता है। लेकिन जितना हमने सुना लिया शक्तिदा के बारे में, बहुत ही वीर पुरुष एक तरह से कह सके कि बहुत ही वीर पुरुष थे, बहुत ही लड़ाकू व्यक्ति थे, जुझारू व्यक्ति थे। तो दादा सब तो अपने बारे में बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से व्याख्या करके हमने सुन लिया, बहुत अच्छा लगले कि दादा के नक्शे कदम पर हमने के चले के मौका मिल रहा है। देखा आज शक्तिदा के जो कथन हल वो चरितार्थ करे के समय है। आज शक्तिदा ने पहला पीढ़िया करे कि पहला पीढ़िया गोली खेतो, दूसरा पीढ़िया संघर्ष करतो, तीसरा पीढ़िया राज करतो। पहला पीढ़ी गोली खाए के, यहाँ तक शक्तिदा भी गोली खाए के, निर्मल दा भी गोली खाए के हमें झारखंड के अलग करा दिया। लेकिन अपने के जहन में एगो सवाल है, सवाल यह है कि जब झारखंड अलग होते तो हमें झारखंड के बाल बच्चा के अच्छा शिक्षा मिलते, अच्छा रोजगार मिलते, नौकरी चाकरी मिलते और हक अधिकार मिलते। लेकिन 24 साल के झारखंड में देखा है झारखंड कहाँ है, कहाँ है झारखंड? कोई भी डाटा उठा के देख ला, कोई भी आंकड़ा उठा के देख ला। हम जेपीसी के छात्र लगे तो थोड़ा डाटा पे बात करें, थोड़ा आंकड़ा पे बात करें। अगर शिक्षा के आंकड़ा उठा के देख लेंगे तो झारखंड पूरा भारत में सबसे पिछड़ा हुआ बिहार के बाद दूसरा नंबर पर झारखंड का स्थान हुआ। जहां हमें 300-400 बच्चा पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ 30-35 बच्चा पर टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ 300-400 बच्चा पर एक टीचर की व्यवस्था। कैसे हमारे बाल बच्चा पढ़ता? अकर लिए तो शक्तिदा लड़ल रहा है, अकर लिए तो निर्मलता लड़ल रहा है। लड़ल किस लिए है कि हमने बाल बच्चा के हक अधिकार में। आज हमने के जीडीपी के मात्र 2 से 3% हमने के सरकार खर्च करे। कहे कि जाना है कि अगर यहाँ के बाल बच्चा अगर पढ़ लिख जीतो, रोजगार लगी तो, नौकरी चाकरी लगी तो अपन हक अधिकार के मांगे लगे। बुझे वाला बात है, कितना षड्यंत्र के तहत हमने के पीछे रखल जा रहा है। पूरा भारत में अगर सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था अगर देखें तो झारखंड के कहे हमारे पास 40% खनिज होते हुए 42% गरीबी झेल रही है। ये दुर्भाग्य वाला झारखंड। आज हमारे जितना भी जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, उन्होंने झारखंड को कहां धकेल दिया, किस खाई में धकेल दिया, समझने वाला विषय। हम केवल शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात करें तो आज हमारा बेरोजगारी 18% तक जा चुका है। 18% बेरोजगारी यानी 3.5 करोड़ की आबादी को अगर निकालते हैं तो 60 लाख लोग बेरोजगार। अगर उसमें युवा पीढ़ी को निकालते हैं तो 25 से 30 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। झारखंड कहाँ जा रहा है, किस खाई में जा रहा है, सोचने वाला विषय। और ये सबको सोचने की जरूरत, हर नागरिक को सोचने की जरूरत, हर आदमी को सोचने की जरूरत कि झारखंड जा कहाँ रहा है। अब 25 से 30 करोड़ 25 से 30 लाख जहाँ युवा पीढ़ी बेरोजगार रहेगा, उस राज्य का दशा क्या हो। पलायन की जब बात करते हैं तो पलायन का सबसे उच्चतम स्तर जो है वो झारखंड का है। सबसे ज्यादा अगर सस्ता मजदूर कहीं भारत में सप्लाई होता है तो बिहार के बाद झारखंड में सप्लाई होता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। जो स्टेट 40% मिनरल्स देगा, जिस स्टेट में 40% खनिज होगा, उसके इतना मात्रा में इतना बेहद पैमाने पर पलायन होगा, ये कभी सोच नहीं सकते थे, कभी कल्पना नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हो रहा है। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर दुर्भाग्य की बात होता है तो मानव तस्करी की बात होता है। सबसे शर्मनाक विषय है आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगर मामले देखा जाए, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखा जाए तो पूरा भारत में 2766 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें अकेले 375 केस केवल झारखंड के दर्ज हुए, जो सबसे ज्यादा है। यानी हमारी बहू बेटियों को बाहर ले जाकर बाहर राज्यों में उनको वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जा रहा है, दाई के लिए बेचा जा रहा है, बधुआ मजदूर कराने के लिए बेचा जा रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। इसलिए तो झारखंड हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया था, इसलिए तो नहीं लड़ाई लड़ा था कि झारखंड का ये दशा हो जाएगा। तो शक्तिदा के तरह शक्तिदा के बातों को अमल करते हुए हम लोग सबको मिलजुल कर, हम सबको, कोई एक की जिम्मेवारी नहीं बनता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बच्चे हो, सभी को जो सोच सकते हैं, जो लड़ सकते हैं, सभी को मिलजुल कर झारखंड बनाना है, जिसमें जो हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना करके गए थे एक बेहतर झारखंड का, एक बेहतर झारखंड का, वो झारखंड बनाने के लिए हम सबका प्रयास होना चाहिए।
लेकिन ये प्रयास करेगा कौन, प्रयास के लिए आगे बढ़ेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बढ़ेगा तो हमारे लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये बड़ा सवाल है। हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी साथी, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी काका लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी जेठा लोग बैठे हुए हैं। इन लोग के जो मार्गदर्शन, अगर उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे तो हम लोग इसको परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया, कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग का समर्थन, आप लोग का सहयोग अगर बेहतर तरीके से मिले तो हो सकता है आने वाले समय में हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग की इतना हमारी उम्र तो नहीं है, लेकिन आप लोग की उम्र जितना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत जितना ज्ञान रखते हैं, जितना बुद्धि रखते हैं, उस विवेक के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि झारखंड का परिकल्पना जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने देखा था उस तरह से साकार अगर होगा तो उसका सबसे पहला माध्यम जो होगा वो शिक्षा होगा। सबसे पहला माध्यम शिक्षा होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। तो सबसे पहला जो कदम है शिक्षा, और हमारा झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। तो हम सबको मिलजुल कर सबसे पहले शिक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ स्कूल है, बिल्डिंग है, लेकिन शिक्षा की नहीं है। कम से कम 2 से 2.5 लाख टीचर की भी इमीडिएटली आवश्यकता है, लेकिन झारखंड सरकार बहाल नहीं कर रही है। तो हम सब मिलजुल कर इस पर आवाज उठाना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को, जो संविधान भी कहती है, आर्टिकल 21 का कहती है कि हर बच्चा जो उसका उम्र 6 से 14 वर्ष है उसको मूलभूत फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, उसको शिक्षा मिलना ही चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहला फोकस हम लोग को एजुकेशन पे करना पड़ेगा। दूसरा, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख ले, हमारी बच्चियां पढ़ लिख ले, तो उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास कंपनियां नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, सब चीज है, लेकिन एक अच्छा पॉलिसी की जरूरत है, एक अच्छा पॉलिसी की जरूरत है। जहां तक हम समझ पाए, आज हमारे पास 28,000 लिस्टेड कंपनियां हैं, CCL है, BCCL है, टाटा है, मेदांता है, उषा मार्टिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उन कंपनियों में कौन जॉब कर रहे हैं? 75% सरकार कहती है कि 75% हम यहाँ के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन 75% क्या है? आप जाके सिजवा के एरिया में देख लीजिए, चाहे इसी एरिया में जितने भी आउटसोर्सिंग की कंपनियां उसमें जाकर देख लीजिए, 75% बाहर के लोग घर पड़े हैं। तो जब तक वो पॉलिसी में हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और ये सबका हक बनता है, जब सरकार ने नीति बना दिया है, नियम बना दिया है, पॉलिसी बना दिया है कि 75% यहाँ के बच्चों का होना चाहिए, लेकिन हम लोग आज तक आवाज नहीं उठाए। हम लोग सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए और सरकार को RTI करके हम लोग को मांगना चाहिए कि यहाँ पर 75% क्या यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर 75% लेना पड़ेगा, तब जाके चीजें सुधरेगी। और 28,000 कंपनियों में अगर 75% हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर हमें रोजगार मिल जाता है, तो हमको लगता है कि 10 से 15 लाख लोगों को रोजगार यही सृजन हो जाएगा, यही मिल जाएगा। उसके बाद बढ़ती है सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियों में 5.5 लाख पोस्ट है, जिससे 3.5 लाख पोस्ट खाली है। अगर 3.5 लाख पोस्ट को एक अच्छा नीति, एक अच्छा पॉलिसी बना के, एक अच्छा डोमिसाइल नीति बना के, एक अच्छा नियोजन नीति बना के अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो 3.5 लाख लोगों को भला होगा। 3.5 लाख का परिवार मतलब 8 परिवार को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ लीजिए 8 लाख 24 लाख लोगों का भला हो सकता है। तो जरूरत कहीं जाने का हमें नहीं है, एक अच्छा विजन का जरूरत है, एक अच्छा पॉलिसी मेकर का जरूरत है। वो पॉलिसी बनेगा, वो नीति नियम बनेगा, तो हमें रोजगार यही मिल सकता है। तो सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीजों पे काम होगी तो झारखंड का स्वाभाविक बदलेगा, झारखंड का भविष्य बदलेगा, ये हमारा विचार है। तीसरा काम हम लोग को करना पड़ेगा शिक्षा, स्वास्थ्य। आज देखिए झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था कितना चरमराई हुई है। आज झारखंड में 1 लाख लोगों पर 1 डॉक्टर की व्यवस्था है। ये हम नहीं करें, WHO कहती है, WHO कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यहाँ पर 1 लाख लोग जब होते हैं, बारी आता है तब 1 डॉक्टर है। कैसे यहाँ से इलाज होगा? यहाँ इमीडिएटली कम से कम 1.5 लाख डॉक्टर की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छा पॉलिसी जब तक नहीं बनेगा तब तक बहाली हो नहीं सकता, जब तक बहाली होगा नहीं और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं सकती। तो मेरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 3 चीजों पर फोकस करने की जरूरत है, एक एजुकेशन, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। ये 3 चीजों पे काम होगा, झारखंड का भविष्य सुधरेगा। इतना ही बात करके अपने वाणी को विराम देते हैं और साथ ही साथ में हम सत्यता को फिर से नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।